वेलकम टू चैनल जनरल नॉलेज बाय अजय कुमार। आज हम क्लास 10th का मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे जो कि दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 40 मार्क्स का आने वाला है, तो उसके बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल से देखेंगे कि कैसे एग्ज़ाम का पेपर आने वाला है या मॉडल प्रश्न पत्र इसको कैसे आएगा। इस चीज़ के बारे में हम लोग को आज इस वीडियो में देखना है। तो उससे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि जैक के द्वारा 5 सेट मॉडल पेपर जारी किया गया सभी सब्जेक्ट के लिए। तो आइए पहले उसको देखते हैं कि कैसे हम लोग को वो देखना है, किस तरह मॉडल पेपर आया है, कैसे चेक करना है, कब से एग्ज़ाम है, कैसा पैटर्न है। और एग्ज़ाम दो टर्म में ये एग्ज़ाम आने वाला है। जैसे फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव बेस आने वाला है, और जो सेकेंड टर्म जो एग्ज़ाम आने होगा 10th का, उसमें वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो हमें सबसे पहले गूगल में सर्च करना है टेंथ बोर्ड मॉडल पेपर 2020 आसपास या 2021 भी आप सर्च करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। तो अगर सर्च करते हैं, सर्च करेंगे तो ऐसे आपको खुलेगा जैक 10th मॉडल पेपर 2021 डाउनलोड पीडीएफ। तो आपको इसमें है और आपका पीडीएफ खुल जाएगा। जो भी पैटर्न है उससे रिलेटेड थोड़ा टाइम लगेगा, वेट कीजिए। तो ऐसे जैक के द्वारा आएगा। ये सारा जैक बोर्ड के द्वारा जितना भी मॉडल पेपर 2020 में आ रहा उसके बारे में सारा है। और भी जो भी इसके बारे में, जैसे कि देखिए यहाँ क्लास 10th एग्ज़ाम डेट है 1 से 15 दिसंबर के आसपास होगा। फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम ये 1 से, आइए सिलेबस का 50% आने वाला है। ये टोटल मार्क्स 40 है। आइए OMR मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप में, जो आप अगर क्लास 8 का बोर्ड दिए हैं तो उसमें आपको पता होगा कि ये कैसा है। फिर इनसिप क्या होगा, MCQ क्वेश्चन टोटल 40 को आने वाला है। फिर टर्म सेकंड जो होगा वो 10 से 25 मार्च के बीच है, जो 2022 के में आएगा। उसमें क्या है, 50% सिलेबस है, उसमें भी मार्क्स 40 है, बट ये रिटेन होगा। वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर इसमें आएगा। तो इसके इसी तरह फर्स्ट टर्म के लिए झारखंड सरकार इसको मतलब जैक के द्वारा जारी किया गया है मॉडल पेपर। 5 मॉडल पेपर सबका जारी किया गया, जैसे कि जैक बोर्ड 10th मॉडल पेपर सेट 1, इसमें सेट 1 का सारा सब्जेक्ट का है। इसी तरह सेट 2 का है। इसी तरह टोटल 5 सेट जैक द्वारा जारी किया गया। तो आज हम लोग SST मतलब सोशल साइंस का सेट 1 को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसी तरह जितने भी मॉडल पेपर है सारा को एक एक करके सारा कंप्लीट करेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल में अगर विज़िट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और लोगों के और स्टूडेंट के पास ये वीडियो जाए। तो इसमें जो आपको पहले बता चुके हैं कि 5 सेट करके जारी किया गया। तो ये सोशल साइंस का मतलब SST का फर्स्ट सेट है, जिसमें जो ये कुल 40% आएंगे। और क्या है, सभी प्रश्न के उत्तर अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प जो कि ऑब्जेक्टिव, ये सब आपको पता होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षणिक परिषद रांची झारखंड, मतलब ये जैक बोर्ड के बारे में बता रहा है। तो इसके बारे में तो देखिए, अगर आप इस 40 क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे या सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ 10 क्लास का बेसिस पे नहीं है। मैक्सिमम 10 क्लास का ही क्वेश्चन है, बट कुछ कुछ क्वेश्चन क्लास 9 का भी है, कुछ क्वेश्चन क्लास 11 क्लास 12 का भी कुछ क्वेश्चन है। आप लोग 10 में इसलिए आपको पता नहीं है, बट ये कुछ कुछ क्वेश्चन बाहर से भी है, जो कि आपको मॉडल पेपर के थ्रू पता चल जाएगा। इसी तरह आपको भी तैयारी करना है। तो जितना भी 5 सेट है, अगर आप उसको सॉल्व कर लेंगे SST के लिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट एक प्रॉब्लम इसमें यह है कि जैक के द्वारा इंग्लिश मीडियम में ये जारी नहीं किया गया, बट हम बहुत कोशिश करेंगे ताकि आपको जो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है उसको प्रॉब्लम ना हो। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, जो कि ये 9 क्लास का क्वेश्चन है, बट इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। ऑप्शन घ इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक उपबंध या सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन है। ये भी 9 क्लास के, तो इसका आंसर हो जाएगा रूसो।
क, इसका आंसर हो जाएंगे क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये क्वेश्चन, ये 2 और 3 का जो भी है, ये जो एसएसटी का जो चैप्टर फर्स्ट है उससे लिया गया है। नेशनलिज्म इन यूरोप, या यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो भी है वो चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो गेशप मैजनी है, मैजनी, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। यंग इंडिया सोसाइटी के यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो मैजनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो इसमें जो ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन तो एक भी सही 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 ऑप्शन नहीं है जो कि उत्तर होगा, क्योंकि इसका उत्तर है 1871, जो कि आप अगर हो सके तो आप गूगल में सर्च करके आप देख सकते हैं कि एकीकरण मीन्स यूनिफिकेशन ऑफ कंप्लीट यूनिफिकेशन ऑफ इटली कब हुआ था। तो उसके बारे में अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1871 में हुआ था। तो आप इसको नोट्स कर सकते हैं ताकि आपको दिक्कत ना होगा। अगर आप मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे पाँचों सेट को, तो आपको एक भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको छूटेगा नहीं। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जितना भी मॉडल पेपर में आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, तो उसमें क्या करना है कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन है, बुक में जाके उस टॉपिक को आप लोग कंप्लीट पढ़ लीजिए। जैसे कि हाँ, यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में दिया गया है, इटली का एकीकरण, तो इटली का एकीकरण के बारे में आप लोग पूरा पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसमें मेन मेन रोल किसका रहा, यूनिफिकेशन ऑफ इटली कब हुआ, कब से स्टार्ट हुआ, यहाँ तो कंप्लीट पूरा कब हुआ वो पूछा गया। ये भी पूछा जा सकता है कि स्टार्ट कब हुआ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो इससे रिलेटेड आपको जितना भी क्वेश्चन मॉडल पेपर में आता है, इसका मतलब कि इस टॉपिक से इम्पॉर्टेंट है। आप उस टॉपिक को पूरा अगर आप एक्स्ट्रा करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बट अगर 5 सेट को भी आप कर लेंगे तो 80% क्वेश्चन ऑफकोर्स आप सॉल्व कर पाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में आने वाला है। बट अगर आपको 100% करना तो इस टॉपिक को आप खुद से सेल्फ स्टडी कीजिए, या फिर अगर आपको उस टॉपिक में भी आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, या फिर आप इसको चेक कीजिएगा, जो भी इटली का एकीकरण है तो उसको आप देख सकते हैं कि 1871 है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुल्क संघ जालवेरे जॉलवेराइन की स्थापना किसकी पहल से की गई थी? तो इसका आंसर क हो जाएगा, प्रशा। मतलब यहाँ जितना भी है, इसको इंग्लिश में पर्सिया बोला जाता है। पर्सिया है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, रूस मीन्स रशिया। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये यूरोप का कंट्री के बारे में बताया जा रहा। तो यहाँ का आंसर हो जाएगा प्रशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये तो आपको नेशनलिज्म इन इंडिया उस चैप्टर से आपको ये तो आपको पता ही होगा। जैसे कि यहाँ तो ये क्या है, नेशनलिस्ट मूवमेंट से रिलेटेड है। तो नेशनलिस्ट मूवमेंट से रिलेटेड आपको कोई भी डेट पूछा जा सकता है। जैसे कि यहाँ जालियांवाला बाग के बारे में पूछा जा रहा है, तो कहीं कहीं रॉलेक्ट एक्ट के बारे में पूछा जा सकता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पूछा जा सकता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मीन्स सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो भी है ये सब सारा से क्वेश्चन आ सकता है। उसका डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका क्या होगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। क इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हमें इसे लेकर रहेंगे, ये किसने कहा था? तो ये जो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने केसर हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? तो केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को सम्मानित किया था। तो घ इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? इंग्लिश में इसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। तो फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ़ार खान को कहा जाता है। तो ग इसका सही हो जाएगा, अब्दुल गफ़ार खान। पूरा नाम है खान अब्दुल गफ़ार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी मीडियम तो ये आराम से आप कर सकते हैं, फर्स्ट चैप्टर में ही है संसाधन चैप्टर से। जो इंग्लिश मीडियम में उसके लिए क्या है कि ये क्वेश्चन है जो फर्स्ट चैप्टर में, और रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन के हिसाब से कितने भागों में रिसोर्सेज को बांटा गया? तो 2 भागों में बांटा गया। एक
बायोटिक और एक एबायोटिक, तो 2 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन मतलब क इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में, जो पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र है उसमें ज़्यादा ज़्यादा खेती या फिर भूम ज़्यादा उपज होता है, तो उसका मेन क्या कारण है? तो वहाँ क्या है, वहाँ सिंचाई का व्यवस्था बहुत ज़्यादा है, अधिक सिंचाई मीन्स एरीगेशन फैसिलिटी वहाँ बहुत अच्छा है, जैसे सरदार सरोवर डैम के आसपास है वो, तो उसमें इरिगेशन की व्यवस्था बहुत अच्छे से की गई, इसीलिए वहाँ का क्षेत्र भूमि से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो इसका अधिक सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? जो कि ये 13 क्वेश्चन है, ये बायोलॉजी का है, बट ये नहीं, सॉरी, ज्योग्राफी का पार्ट आपको लग सकता है, बट ये पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12th का है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स नाम एक बुक है, जो आगे जाके आर्ट्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये ये क्लास 12th का है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में आपको ये पढ़ना है, सिविक्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1992 में। अर्थ समिट, इंग्लिश में अर्थ समिट बोला जाता है, तो 1992 में इसका हुआ था, फर्स्ट आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 में, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुख्य रूप से काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल कहाँ नहीं पाई जाती? तो ऐसे अगर आप पढ़ेंगे तो ये चारों जितने भी ऑप्शन है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो काली मिट्टी तो ये चारों में पाया जाता, बट यहाँ पूछा जा रहा है कि मुख्य रूप से कहाँ नहीं पाई जाती, तो मुख्य रूप से राजस्थान में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है, तो ऑप्शन घ इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृत, वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? तो इसका सही हो जाएगा, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, तो ऑप्शन ग इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो बाघ परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि टाइगर प्रोजेक्ट भारत में किस वर्ष लाया गया था? टाइगर प्रोजेक्ट मीन्स जो टाइगर को कंजर्वेशन मतलब कंजर्व करने के लिए जो प्रोजेक्ट लागू किया गया था, वो किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका इसका सही उत्तर हो जाएगा 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था, या फिर इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया? तो ये जो है, ये आप पढ़े होंगे, IUCN एक लिस्ट होता है, जिस IUCN एक है जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से, उससे रिलेटेड ये है, ये अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया? तो इसमें क्या है, IUCN एक लिस्ट है जिसमें 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 विलुप्त होने वाला प्रजाति के बारे में बताया गया है, या फिर जो विलुप्त होने वाला है, या फिर जो दुर्लभ है, जो कुछ ही सालों में विलुप्त हो जाएंगे, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, घ इसका सही हो जाएगा। तो इसमें क्या है, संकटग्रस्त मीन्स इंडेंजर्ड स्पीसीज, लुप्त जाति मतलब एक्सटिंक्ट, और दुर्लभ मतलब वल्नरेबल स्पीसीज, इससे रिलेटेड है। तो ये क्या है, ये सभी के बारे में इसमें बताया गया, तो इनमें से सभी हो जाएगा। IUCN लिस्ट के बारे में आप ज्योग्राफी में आप उसको डिटेल से चैप्टर में आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण कराया था? तो देखिए, इसमें जो पूछा जा रहा है कि 14वीं शताब्दी मतलब 14th सेंचुरी में दिल्ली में हौज खास का निर्माण कितने का? हौज खास एक तरह का मस्जिद है, और उसमें पूछा जा रहा है कि 14th सेंचुरी में कौन इसका निर्माण का? 14th सेंचुरी मीन्स 1300 से 1400 के बीच को कहा जाता है 14th सेंचुरी। जैसे कि अभी कितना 200 प्लस चल रहा है, तो इसको क्या, ये 20th सेंचुरी, ये 21st सेंचुरी, 21वीं सदी है।
उसी तरह अगर 1300 के आसपास और 1400 के बीच को कहा जाता 14th सेंचुरी। तो अगर आप देखेंगे चंद्रगुप्त, तो ये तो बीसी में चला गया, ये माइनस में जो बीसी है, तो ये नहीं हो सकता। अशोक ये 5th सेंचुरी के आसपास है, और ये जो चंद्रगुप्त है ये 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास है। और जो इल्तुतमिश है या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक अगर आप पढ़ेंगे स्लेव डायनेस्टी जो 7th क्लास में पढ़ना है, तो क्या है 1206 में ये गद्दी में बैठा था, तो ये भी नहीं हो सकता। इल्तुतमिश भी ये नहीं हो सकता है, क्योंकि वो भी उसी के आसपास है। इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। इसका आंसर फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। आप अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको नेट में या गूगल में सर्च करके आप इसको कंफर्म कर सकते हैं, या फिर आपको गूगल में सर्च करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ बताया गया, हौज खास में निर्मित इस जलाशय की खुदाई का कार्य अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौर में सीढ़ी में बने नवीन किले जल की आपूर्ति करने के लिए बनाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी को बाद में ही नई नाम से जाना जाने लगा, जो कि हौज अलाई था, परंतु इसके बाद हौज खास में निर्मित इस जलाशय को फिर से नवनिर्मित किया गया। सत्ता यहाँ की नालियों की पूर्णतः सफाई करवाई, जो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में पूर्ण हुई थी। तो इसका क्या हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक क्या है, ये इनका अगर टाइम पीरियड अगर देखेंगे तो कितना है, 1309 टू 1388 के आसपास है। तो ये फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ये किया गया था, जो कि 1300 और 1400 के आसपास है। ये इसी को 14th सेंचुरी कहा जाता है। वहाँ सिर्फ 14th सेंचुरी कहा गया। अगर 14th सेंचुरी नहीं कहा जाता तो यहाँ होता अलाउद्दीन खिलजी होता इसका उत्तर, बट वहाँ 14th सेंचुरी कहा है। पहले तो इसका अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, बाद में फिर इसको रीबिल्ट या फिर से उसको रिपेयरिंग करा के फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देश्य नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? इसमें क्या पूछ रहा है, बहुउद्देश्य मतलब जो डैम से रिलेटेड, बहुउद्देश्य नदी परियोजना जो नदी में बांध या फिर डैम बनाने का जो प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड, तो उसमें से कौन सा तर्क इसमें से सही नहीं है? तो जैसे कि डैम बनाया जाता है तो क्या होता है, डैम अगर बनाया जाता है तो उसके जिस क्षेत्र में अगर डैम बनाया जाता है, जैसे नदी है, नदी के ऊपर डैम बनाया जाता है, तो नदी तो उसका लेंथ ब्रेथ तो बहुत कम है, बट अगर डैम बनाया जाता है तो वहाँ आसपास में जितने भी क्षेत्र हैं तो उसको क्या अफेक्ट करता है पूरा। अगर वहाँ कोई गांव बसा है तो उसको हटाया जाता है, फिर उसको दूसरे जगह में बसाया जाता है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो उसमें पूछ रहा है कि कौन सा तर्क सही नहीं है, तो इसमें से कौन सा तर्क सही नहीं है? जैसे जो अगर ऑप्शन ग देखेंगे तो इसमें क्या, बहुउद्देश्य परियोजनाओं से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। तो देखिए विस्थापन तो होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर नदी के किनारे अगर कोई गांव बसा है तो अगर डैम बन रहा तो उस क्षेत्र के सारे लोगों को या फिर जितने गांव हैं उसको वहाँ से हटाकर दूसरे जगह शिफ्ट किया। तो जो एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होता है तो उसी को विस्थापन हिंदी में कहा जाता है। माइग्रेशन किया जाता है तो उसी को विस्थापन कहा जाता है। विस्थापन तो होता है बट आजीविका खत्म होती है। आजीविका तो खत्म नहीं होती, फिर दूसरे जगह तो वो बस के फिर उसका आजीविका तो स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें क्या, ऑप्शन ग इसका सही नहीं है, उसमें तर्क नहीं है, सही तर्क नहीं है वो पूछ रहा, तो ऑप्शन ग इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांध से रिलेटेड ही है, डैम से रिलेटेड। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो सरदार सरोवर डैम किस नदी पर बनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम बनाया गया। तो देखिए अगर इसमें डैम से रिलेटेड पूछा जा रहा है तो अब इसको आपको बहुत सारा जो डैम है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि टेहरी डैम है जो भागीरथी नदी के किनारे भागीरथी नदी में बनाया गया, जो और एक नागार्जुन सागर डैम है जो कृष्णा नदी के ऊपर बनाया गया है, और महानदी के हीराकुंड डैम महानदी के ऊपर बनाया गया है। तो इस तरह जितना भी डैम से रिलेटेड क्वेश्चन है ये आ सकता है। मॉडल पेपर मतलब ही यही है कि आपको बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में आपको और
या फिर आपको तैयारी करना डैम से रिलेटेड है, तो जितना भी डैम से रिलेटेड सारा आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए, क्योंकि मॉडल पेपर में तो सिर्फ यही क्वेश्चन आ जाएगा, ये कहना मुश्किल है। आ सकता है, कुछ क्वेश्चन आ सकता है, बट पूरा क्वेश्चन यही नहीं आएगा। आपको इसमें पता चलेगा कि क्या क्या टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो इसका क्या है, डैम से रिलेटेड आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित हो जा सकता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कोई भी कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है, ये किस किस चीज़ से हम लोग जानते हैं कि कोई भी कंट्री डेवलप्ड है। पहला तो उसका पर कैपिटा इनकम, जो कि प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम जिस कंट्री का अच्छा है वो डेवलप्ड हो सकता है। फिर औसत साक्षरता दर, साक्षरता मतलब लिटरेसी रेट, लिटरेसी मीन्स जो किसी कंट्री में कितने कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग नहीं हैं, तो उसी को साक्षरता दर कहा जाता है। लिटरेसी रेट, लोगों ग में है लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, जो हेल्थ कंडीशन है, अगर किसी देश में अगर हेल्थ कंडीशन अच्छा है तो उस देश को डेवलप्ड कहा जा सकता है। तो ये तीनों जो ऑप्शन है, ये तीनों सही है, इसीलिए उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार है। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 है। अगर 3 परिवार की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 है तो चौथे परिवार की आय क्या होगी। तो ये तो आपको एवरेज चैप्टर है, या औसत हिंदी में कहा जाता है, तो उस चैप्टर से रिलेटेड है। बट यहाँ तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये इकोनॉमिक्स का है, अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है। तो पूछा जा रहा है कि क्या 4 परिवार है जिसमें प्रति व्यक्ति, मतलब यहाँ जो 4 परिवार है उसमें 4 परिवार में, मतलब 4 परिवार में तो सब परिवार का क्या है, एवरेज बताया जा रहा है कि 5,000 करके सब कमाता है, चारों परिवार। तो टोटल कितना होगा 4 परिवार में, अगर 5,000 करेंगे तो कितना 20,000 मतलब 20,000 हो जाएगा। अगर 3 परिवार का दिया हो कि एक 4,000 है, एक 7,000, एक 3,000 है, तो चौथा क्या होगा। तो इसको आइए, इसको मैथ की तरह ही इसको सॉल्व करते हैं तो आपको और ईजिली समझ में आएगा। तो ये है 22 का। पहले क्या है कि अगर 4 परिवार है, 4 फैमिली है, तो उसमें क्या 4 इंटू 500, अगर एक का 5,000 है तो 2 का 10,000 है, अगर 3 का 15 हो जाएगा तो 4 का 20,000 हो जाएगा। तो इसी तरह टोटल क्या है, टोटल 20,000 है। तो उसी तरह फैमिली, 4 फैमिली है, 1 2 3 4, 4 फैमिली है, तो 4 फैमिली का क्या हो जाएगा 20,000 टोटल हो जाएगा। तो उसमें क्या फर्स्ट फैमिली का 4,000 दिया हुआ, सेकंड फैमिली का 7,000 है, थर्ड फैमिली का 3,000 है, चौथा फैमिली का हम लोग को पता नहीं है। तो इसमें इक्वेशन बन गया। तो तीनों फैमिली को अगर ऐड करेंगे तो 14,000 हो जाएगा। 14,000 को उधर ले जाएंगे तो माइनस कर देंगे, तो 20 में 14 अगर माइनस करेंगे तो 6,000 बच जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आंसर में भी दिया हुआ घ में 6,000 है। तो ऑप्शन इसका घ इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है, मानव विकास मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट होता है किस आधार पर कोई देश करता है। क्या स्वास्थ्य के हिसाब से करता है, या फिर शिक्षा, या प्रति व्यक्ति आय। तो अगर ह्यूमन डेवलपमेंट अगर किसी भी देश को अगर तुलना करता, तो ये सभी क्षेत्र को देखते हुए किसी देश को विकसित या फिर अविकसित कहा जाता है। तो इसमें क्या होगा, सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन घ इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में पैदा हुए व्यक्ति 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चे की संख्या क्या कहलाती है। तो ये भी इकोनॉमिक्स का पार्ट है, जिसमें अगर आप इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट के बारे में अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता है कि जो 1 वर्ष से कम में जो बच्चा मर जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, शिशु मृत्यु दर, मतलब इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कहा जाता है। तो क इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनोत्पाद का संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है। तो जैसे देखिए मतलब यहाँ क्या है, फॉरेस्ट से रिलेटेड है। तो फॉरेस्ट से रिलेटेड क्या होता है, जैसे आप सेक्टर के बारे में आप पढ़े, जैसे प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्टरी सेक्टर है। तो उसके बारे में है कि जैसे प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है,
चतुर्थ क्षेत्र है, तो इसमें क्या है, ये तो प्राथमिक या प्राइमरी सेक्टर में आता है, तो ख इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है कहलाते हैं। तो ये कितना नंबर है, 26। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये भी रिसोर्सेज चैप्टर से है, जो कि ज्योग्राफी का है या फिर भूगोल का है। तो उसमें आप पढ़े होंगे कि एक है पब्लिक सेक्टर, एक है प्राइवेट सेक्टर, और एक है कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो जो भी तो इसमें क्या होगा, जो भी सरकार से द्वारा जो भी किया गया वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। तो इसी में पूछा जा रहा है कि जो भी वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है, तो वो क्या होता है, एक तो पब्लिक सेक्टर होता है, दूसरा क्या होता है, पब्लिक सेक्टर होता है, और उसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। तो उसमें क्या हो जाएगा, ये संगठित क्षेत्र है। तो ऑप्शन का इसका सही हो जाएगा कि जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है वो एक पब्लिक सेक्टर होता है, दूसरा क्या होता है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, जिसको हिंदी में संगठित क्षेत्र कहा जाता है। तो क इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि फिर ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 4 लड़का है, रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं। रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षक है और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो जो भी अभी बताएं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टरी सेक्टर, तो जो प्राथमिक है, द्वितीय है और तृतीय क्षेत्र है, तो उसी टर्सरी सेक्टर को ही सर्विस सेक्टर कहा जाता है। सर्विस को ही हिंदी में सेवा क्षेत्र कहा जाता है, और हिंदी में ये क्या है, ये तृतीय क्षेत्र में ही आता है। तो इसमें जो 4 है, 4 जो काम कर रहे हैं, तो उसमें सेवा क्षेत्र में कौन कौन आते हैं। अब जैसे कि पहला है कि रमेश खेतों में काम कर रहा है, ये तो प्राइमरी सेक्टर में आता है, जो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। दूसरा क्या है, सुरेश फैक्ट्री में काम करता है, ये तो फैक्ट्री क्या है, फैक्ट्री इंडस्ट्री जितने भी है ये तो सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। दूसरा क्या है, नरेश शिक्षक है, शिक्षक क्या है, सर्विस सेक्टर है, ये सेवा क्षेत्र है। और जो ड्राइवर राकेश जो है, जो ड्राइविंग करते हैं, वो भी तो एक सेवा देते हैं। तो क्या ये दोनों क्या हो जाएगा, नरेश और राकेश, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है। वह रोजगार की गारंटी देने वाले सरकार योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीकरण करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी मिलेगी। तो देखिए, ये क्वेश्चन तो मनरेगा एक एक्ट है, अगर आप इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, 9 में भी है, 10 में भी उससे रिलेटेड थोड़ा सा है। तो इसमें क्या है कि मनरेगा, तो यहाँ देखिए मनरेगा से क्वेश्चन पूछा गया, तो उसमें क्या है, 100 दिन का काम देने का ये एक्ट, इसको मतलब 100 दिन आपको काम मिलेगा ही इस एक्ट के तहत। तो क्या हो जाएगा, इसमें 100 दिन हो जाएगा। बट इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दूसरा भी पूछा जा सकता है कि मनरेगा का इस्टेब्लिश मतलब कब हुआ था, इंट्रोड्यूस कब किया गया था सरकार के द्वारा, या फिर पहले इसको नरेगा कहा जाता था, अब उसको मनरेगा कहा गया, तो ये कब हुआ है। तो ये सब डेट भी आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही क्वेश्चन आएगा, ये ज़रूरी नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। तो आपको इस टॉपिक के बारे में पूरी तरह से नॉलेज होना चाहिए। तो ऑप्शन ग इसका सही हो जाएगा कि जो मनरेगा के तहत हर व्यक्ति को 100 दिन का मजदूरी मिलता है या काम मिलता है। 29 क्वेश्चन है, एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुआ। कारण की परिस्थितियों को किस श्रेणी में रखा जाएगा। तो यहाँ क्या है, जैसे कि आप सब 9 क्लास में भी आप पढ़े होंगे, या फिर 10th क्लास में तो उतना नहीं है बट है। तो उसमें क्या है कि बताया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, बेरोजगारी के बारे में बताया गया। तो उसमें बहुत तरह का बेरोजगारी है, तो उसमें आप लोग को एक डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया गया है।
तो जो जो जिसको हिंदी में छुपा हुआ बेरोज़गारी भी कहा जाता है। जैसे कि मौसमी बेरोज़गारी, ये तो क्या है, ये सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट है। दूसरा है प्रच्छन्नित बेरोज़गारी, इसी को कहा जाता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि इसका सही उत्तर है। शहरी बेरोज़गारी, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, अशिक्षित बेरोज़गारी, ये इसमें से उत्तर क्या हो जाएगा, ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रच्छन्नित बेरोज़गारी, जिसको इंग्लिश में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पादक की ही गणन क्यों की जाती है? तो क्या है, इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि जैसे भी कोई भी कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर तैयारी होता है, जैसे फैक्ट्री में कोई भी ऑब्जेक्ट बनता है, तो उसमें बहुत सारा खर्चा होता है। कि जैसे कि पहले एक रॉ मटेरियल खेत से जाता है, जैसे कि मान लीजिए वीट, उसको फैक्ट्री में ले जाया जाता है, फिर उसको क्या होता है, उसको पीसा जाता है मशीन में, फिर उससे आटा बनाया जाता है, बिस्किट बनाया जाता है। तो इसमें देखिए बहुत सारा जगह, एक एक स्टेप में सब जगह अलग अलग काम किया गया है। बट क्या है, इकोनॉमिक्स में उसको सबको एक एक स्टेट का गिनती नहीं किया जाता, वो लास्ट में ही गिनती किया जाता है कि कितना टोटल उसमें मैन्युफैक्चरिंग में खर्चा हुआ। तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि क्योंकि अगर हर एक स्टेट का अगर काउंट किया जाएगा तो वैसे बहुत प्रॉब्लम होगा, प्लस उसका रेट भी हाई बहुत होगा। इसीलिए लास्ट में सारा सब चीज़ को जोड़ के एक लास्ट में जो प्राइस होता है उसी को काउंट किया जाता है। तो उसी वही क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि क्यों, वैसा क्यों होता है, अंतिम मतलब लास्ट में ही क्यों उसका किया जाता है। तो उसमें क्या है, अधिक लागत की समस्या से बचने के लिए या फिर दोहरी गणना की तो इसका इसका सही उत्तर हो जाएगा कि दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए, मतलब कि डबल काउंटिंग से बचने के लिए उसको वैसे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है सिविक्स से, पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स का क्वेश्चन है। सत्ता की साझेदारी पावर शेयरिंग से रिलेटेड है। पावर शेयरिंग जो चैप्टर है उससे रिलेटेड है। सत्ता की साझेदारी से संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें क्या बोल रहे हैं, सत्ता की साझेदारी से रिलेटेड इसमें कौन सा कथन असत्य, मतलब ये जो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही नहीं है। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, ऑप्शन ग इसको देखिए क्या है, यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाता है। तो पावर शेयरिंग क्या होता है, सत्ता की साझेदारी से इससे कोई ये तो होता नहीं है उसमें। जैसे कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है, ये सही है। ये सत्य मतलब ये सही स्टेटमेंट है। इसमें सामाजिक समूह में टकराव का अंदेशा घटता है। हाँ, अगर अगर इसमें क्या है, पावर शेयरिंग मतलब क्या है, सेंट्रल का पावर है, स्टेट गवर्नमेंट का एक अलग पावर है, मतलब कि जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो सरकार है, ये सब का बांटा हुआ है। तो इसमें क्या है, टकरावट का कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, टकरावट नहीं होगा। तो क्या है, घटता है इससे। फिर सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ती है, ये भी होता है घ में। बट ये जो ऑप्शन ग है ये सही नहीं है। आपस में फूट बढ़ती है, बढ़ाती है, तो ऐसा नहीं होता है, उसमें कोई भी फूट नहीं बढ़ता। तो ये असत्य है, मतलब कि यह स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निम्न में से कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? तो ये बेल्जियम के बारे में पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर या सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर में है। तो इसमें क्या है, फ्रेंच, डच, जर्मन, ये सारा बेल्जियम का एक भाषा है। बट इसमें से पूछा गया कौन सा नहीं है, तो स्पेनिश उसका नहीं है। तो ऑप्शन ख इसका सही हो जाएगा। या फिर आप इसको आप इस टॉपिक का पूरा अच्छा से बुक में रीडिंग कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया था? तो सिन्हली को राष्ट्रभाषा, सिन्हली और तमिल को राष्ट्रभाषा घोषित किया था। बट इसमें तो एक ही हुआ, तो आप उसको घ में इसको आप सही कीजिएगा, घ, सिन्हली या सिन्हाली इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो ये 1948 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संघवाद की एक विशेषता नहीं है? संघवाद, फेडरलिज्म चैप्टर जो है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा विशेषता नहीं है। तो इसमें क्या है कि यह सरकार दो या अधिक स्तर वाली होती है, तो ये तो उसका विशेषता है। अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, ये भी सही है।
विभिन्न स्तरों की सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है, तो ये गलत है। जो विभिन्न सरकारें मतलब स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और विलेज पंचायत है, ये इस सभी के बारे में हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया, बट यहाँ स्टेटमेंट क्या बोला, नहीं होते। तो ये हमारा विशेषता नहीं है, मतलब किया गया है बट ऑप्शन में क्या है कि वहाँ बता रहा है कि नहीं किया गया, तो ये गलत है। तो ऑप्शन ग इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? तो भारत में अनुसूचित मतलब जो जो भारत में राज्य भाषा का दर्जा गया 22 भाषा को दिया गया है, तो उसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा भाषा का दर्जा नहीं दिया हो अनुसूचित में, मतलब शेड्यूल में जो दिया गया है आर। तो इसमें अनुसूचित भाषा से रिलेटेड है भारत का, जैसे कि 12 अनुसूचित है शेड्यूल्स है, तो उसमें से 8 शेड्यूल्स में बताया गया है कि राज्य भाषा के बारे में बताया गया है अनुसूचित। तो उसमें क्या है कि जो मैथिली है, असमिया है, संथाली है, और भी इससे और भी 19 भाषा है इसके अलावा, तो ये सभी 22 भाषा को अनुसूचित भाषा के दर्जा दिया गया। बट जो अरबी भाषा है ये हमारे अनुसूचित भाषा में दर्जा नहीं दिया गया। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, का सही हो जाएगा कि कौन सा भाषा शामिल नहीं है, तो अरबी भाषा शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा करेक्ट मैच नहीं है? तो राज्य सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास स्टेट लिस्ट है, तो ये सही है। केंद्र सरकार के पास संघीय सूची है, ये भी सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास संघीय मतलब सेंट्रल लिस्ट या फिर यूनियन लिस्ट इसको कहा जाता है, तो ये भी सही है। केंद्र और राज्य जो जिसके पास दोनों होता है तो उसको क्या होता है, समवर्ती सूची, जिसको इंग्लिश में कंकरेंट लिस्ट कहा जाता है। तो ये तीनों उसका सही है, बट पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, घ सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य नहीं है? विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड कहा जाता है, तो कौन सा सही नहीं है? तो कौन सत्य है? तो इसमें क्या पूछ रहा, अब स्थानीय निवासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता नहीं है, तो ये तो होता है, बाध्य है, यहाँ बोल रहा कि नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा, वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में 1992 में उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम से कम 1/4 पद पर महिलाओं के लिए आरक्षित है, या चौथा है, पंचायत और नगरपालिका चुनाव करने के लिए राष्ट्रीय चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया था। तो डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड है, तो ऑप्शन घ इसका सही हो जाएगा कि जो पंचायत है और नगरपालिका है उसके लिए क्या है कि इलेक्शन कमीशन का नियुक्ति होता है, जिसमें इलेक्शन किया करवाया जाता है, तो ये उसका सही स्टेटमेंट है। इसमें पूछा जा रहा था कि कौन सा सही है, तो जो बाकी तीनों हैं वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैचिंग से रिलेटेड है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें अगर आप देखते हैं, दबाव समूह जो कि प्रेशर ग्रुप कहा जाता है, तो उसमें क्या बताया है कि राजनीतिक में सीधे भाग लेते हैं। तो प्रेशर ग्रुप और राजनीतिक में डिफरेंस है। प्रेशर ग्रुप शुरू में राजनीतिक दल से भाग नहीं लेते हैं, डायरेक्ट भाग नहीं लेते हैं, तो ऑप्शन घ इसका सही हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ये भी डैम से रिलेटेड है या फिर मैचिंग से रिलेटेड है। पूछा जा रहा है कि कौन सा सही मैच नहीं है। तो अगर आप देखेंगे, तृणमूल कांग्रेस ग है, ये भी राजनीतिक दल है बंगाल का। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये भी एक आंदोलन है जो नदी से रिलेटेड है। जब नर्मदा नदी में जो बांध बन रहा था, सरदार सरोवर डैम, उस टाइम ये मूवमेंट या आंदोलन स्टार्ट हुआ था। श्रीलंका का है संघात्मक शासन प्रणाली, ये भी सही है। बट जो खाद्य विक्रेताओं का संगठन है, ये दबाव ग्रुप, ये प्रेशर ग्रुप का, ये सही मैच नहीं है। प्रेशर ग्रुप एक स्टूडेंट ग्रुप या कॉलेज में होता है, उससे रिलेटेड है, तो ये सही मैच नहीं है। तो हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। इसी तरह क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट के
मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे, जो कि दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है 5 दिसंबर के बाद या फिर 16-17 दिसंबर के आसपास होगा एग्ज़ाम। उसमें इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सभी सब्जेक्ट में। तो इसी तरह सारा सब्जेक्ट का वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे, और जो 5-5 सेट करके, जैसे इसका फर्स्ट सेट है, इसी तरह और 4 सेट इसका अपलोड किया जाएगा। फिर उसी तरह साइंस का, उसी तरह मैथ का, उसी तरह हिंदी और उसी तरह इंग्लिश का मॉडल पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने क्लासमेट में अगर हो सके तो इसको आप शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को इसका हेल्प मिले। और किस तरह एग्ज़ाम पूछा जाएगा सारा पैटर्न आपको पता चल गया। किस तरह आपको गूगल में सर्च करना, मॉडल पेपर को कैसे डाउनलोड करना, सब आपको उसी में पता चल जाएगा। आप गूगल में सर्च करके आप देख सकते हैं। और जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में उसको कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि उससे रिलेटेड और वीडियो हम लोग बनाएंगे, जिससे आपको हेल्प होगा एग्ज़ाम के लिए। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में सबसे पहले आए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।